लास्ट टाइम ही किया था मैंने, लेकिन हो रहा नहीं था बराबर। मतलब जब वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ ना तो प्रॉब्लम हो रहा था। तो अभी एकदम परफेक्ट हो। चल, अभी हम लोग आज क्या करेंगे, लास्ट टाइम हम लोग ने न्यूज़पेपर्स एंड पीरियोडिकल्स के बारे में देखा था। तो सब लोग अपना नोटबुक अपने साथ रखना है, सब लोग नोटबुक अपना साथ रखना। अभी जो नेक्स्ट हम लोग करेंगे ये रहेगा मैप्स एंड ड्राइंग्स। ओके, तो हम लोग किसके बारे में कर रहे हैं? सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री के बारे में। इसमें एक पार्ट है मैप्स एंड ड्राइंग्स। अभी ये मैप्स और ड्राइंग्स क्या इंफॉर्मेशन देता है? सबसे पहले चीज, तो पहली चीज ये मैप्स हम लोग को क्या बता रहा है? हम लोग को ज्योग्राफिकल जो लोकेशन है, ओके, ज्योग्राफिकल लोकेशन और एक्सटेंट, ज्योग्राफिकल लोकेशन स्लैश एक्सटेंट, इसके बारे में हम लोग को नॉलेज दे रहा है। मतलब इंडिया में जो पुरानी सिटीज थे, पुरानी सिटीज जैसे कि मुंबई, दिल्ली, ये सब, वैसे ही हम लोग का इंडिया का जो मैप था, पहले का मैप, ओके, पार्टीशन होने के पहले का जो मैप था, ये कैसे दिखता था? ये सब हम लोग को किससे मिलता है इंफॉर्मेशन? ज्योग्राफिकल लोकेशन एंड एक्सटेंट से मिलता है। वैसे इंडिया में ये जो मैप्स बनाने वाला, ओके, ये जो मैप्स बनाने वाला जो सोसाइटी था इंडिया में, ये सोसाइटी का नाम क्या था? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ओके, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। अभी ये क्या था? ये एक सोसाइटी था। मतलब ये जो सोसाइटी था ये किस पे डिपेंड करता है? ये हम लोग के जो पुराने जो इंस्ट्रूमेंट्स या फिर मैप्स, जो भी चीज है, इसका क्या करता था? डिस्कवरी। तो ये जो आर्कियोलॉजी है इसके बारे में हम लोग 10th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे। अभी के लिए आर्कियोलॉजी क्या है, मैं इसका एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। तो देखो, अगर सपोज अभी इजिप्ट में जो पिरामिड्स थे, ओके, तो इजिप्ट में जो पिरामिड्स थे ये पहले क्या था? सैंड के नीचे था। ओके, ये सब पहले क्या था? सैंड के नीचे था। तो क्या होने लगा मालूम है क्या? उसके बाद आर्कियोलॉजी करने के बाद, आर्कियोलॉजी मतलब क्या? हम लोग क्या कर रहे हैं? एस्कवेटर, एस्कवेटर मतलब जेसीबी और वो सब रहते हैं। उससे क्या किया मैंने? ये मट्टी पूरा हटा दिया। मट्टी हटाने के बाद मेरे को क्या मालूम पड़ा? ऐसा पिरामिडल स्ट्रक्चर है इजिप्ट में। धीरे धीरे करके करने लगा मैं, ये पिरामिड के अंदर क्या है इसके बारे में मैं क्या करने लगा? इंफॉर्मेशन गेन करने लगा। कैसे? मैं इसके अंदर गया और इसके अंदर बहुत सारे केव सब थे, इसके अंदर मैं क्या करने लगा? धीरे धीरे करके एक एक इंफॉर्मेशन क्या करने लगा? मैं गेन करने लगा। तो आर्कियोलॉजी मतलब क्या है? ओल्ड जो हिस्टोरिकल इंस्ट्रूमेंट्स, आर्टिफैक्ट्स, इसका कलेक्शन करना और इसके थ्रू इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, इसको क्या बोलते हैं? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया सबसे पहले कहां पे था? मुंबई। ओके, मुंबई में इसका सबसे पहले ऑफिस था। अभी ये ऑफिस ने क्या क्या पहले डिस्कवर किया? सबसे पहले डिस्कवर किया हड़प्पन सिविलाइजेशन। ओके, अभी तुम लोग को ये सब नहीं है लेकिन मैं जरा थोड़ा डिटेल देता हूँ। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन एक ऐसा सिविलाइजेशन था जो 3000 बीसी, ओके, 3000 बीसी का मतलब क्या है? क्राइस्ट का बर्थ होने के 3000 इयर्स पहले ये एक सोसाइटी था जहां पे बहुत मॉडर्न, मतलब जो भी फैसिलिटीज थे सब मॉडर्न थे। उनका खुद का ड्रेनेज सिस्टम था, उनका खुद का लैंग्वेज, उन लोग ने राइटिंग सब 3000 साल पहले ही डिस्कवर करके रखा। तो ये क्या है? एक एडवांस्ड सिविलाइजेशन था जिसके बारे में इंफॉर्मेशन किसने ढूंढ निकाला? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने। वैसे ही इन लोग ने बहुत सारे डिफरेंट काम किए। ठीक, ये हो गया हम लोग का बेसिक, मतलब मुगल एम्पायर
और उसके पहले मौर्यन एम्पायर के बारे में किसने इंफॉर्मेशन निकाला? ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। फिर दूसरा एक सोसाइटी था जिसका नाम है सर्वे ऑफ इंडिया। अभी ये सर्वे ऑफ इंडिया जो था, ये सोसाइटी क्या करता था? ये सोसाइटी का काम क्या था? मैप्स बनाना। मतलब इंडिया में जो मेजर सिटीज थे, जैसे कि दिल्ली, दिल्ली था, फिर बाद में मुंबई, ये सब के बारे में एक डिटेल्ड मैप बनाना। अभी ये जो मैप है, चलो मैं मैप लिखता हूं इधर, मेजर सिटीज का मैप बनाना। अभी ये सिर्फ सिटीज का सिर्फ बाउंड्री नहीं बनाता था, मतलब ये सिटीज का बाउंड्री नहीं बनाता था, उसके अंदर का जो रेलवेज, मतलब रेलवे, रोड्स, क्या क्या मेजर बिल्डिंग्स है, क्या क्या कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज चल रहा है, ये सब इंफॉर्मेशन ये मैप के थ्रू मेरे को समझ में आता था। ठीक है, ये मैप्स क्या क्या इंफॉर्मेशन देता था? फर्स्ट इज रेलवेज, फिर नेक्स्ट क्या है? रोड्स, रोड्स के बाद क्या? बिल्डिंग्स, बिल्डिंग्स के साथ ही साथ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स। कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स का क्या मेरे को इंफॉर्मेशन मिलता था? किससे? ये मैप के थ्रू। और ये मैप कौन बनाता था? सर्वे ऑफ इंडिया करके एक सोसाइटी था जो ये मैप डेवलप करता था। तो हम लोग सबसे पहले एक काम करते हैं, जरा बॉम्बे का मैप हम लोग देखते हैं। ठीक है, बॉम्बे का मैप पहले कैसे था वो जरा देखेंगे, तो आपको एक आइडिया मिलेगा। हाँ, ये जरा लिख लो ना, आपको जरा फिर पढ़ते वक्त इंफॉर्मेशन मिलेगा ना। ये पहले का मैप है, तो आपको यहाँ पे नोटिस हो रहा है 7 आइलैंड है। तो पहला जो आइलैंड है क्या है? कोलाबा आइलैंड, जो सबसे नीचे है, सबसे नीचे के साइड पे। उसके साथ ऊपर का जो पार्ट है ये क्या था? बॉम्बे का आइलैंड है। ओके, दूसरा आइलैंड मासगांव, यहाँ पे क्या था? हम लोग का बॉम्बे का क्या था? पोर्ट था। ठीक है, यहाँ पे क्या था? हम लोग का बॉम्बे का पोर्ट था। उसके बाद जो नेक्स्ट है, ये जो ऊपर का जो पार्ट है ये क्या है? माटुंगा का पार्ट। अभी आपको जो मैप दिखे, हेलो टोटो कुछ बनाओ मत, सिखा रहा हूं ना। हाँ, अभी का जो मैप है, अभी के मैप में क्या है? अभी का मैप अगर आप नोटिस करोगे तो देखो ये सब एरियाज क्या है? कंक्रीट से भरा दिया गया है। अभी पहले का मैप कैसे था? पहले का मैप में बीच में क्या था? सी था। क्या हो गया फिर? वो इंजीनियर लोग क्या करने लगे, यहाँ पे कंक्रीट डाल के कंस्ट्रक्शन करके इसको क्या किया? एक कंप्लीट लैंड स्ट्रक्चर बना दिया, मतलब इसको एक कंटिन्यूअस, एक बड़ा एक आइलैंड बना दिया। यही रीजन है कि मुंबई में बहुत सारे एरियाज में क्या होता है? कंटिन्यूअसली फ्लड्स होते रहता है। रीजन क्या है? क्योंकि ये जो कंक्रीट वाला जो एरिया है ये क्या है? लो लाइंग एरिया है, जिसमें क्या होता है? पानी जमा होता है। पानी जमा होने से क्या होता है? फ्लड्स होता है। ओके, तो ये हो गया बॉम्बे का मैप हो गया। तो हाँ, जरा टेक्स्ट बुक पे आ जाना सब लोग। हाँ, map is also regarded as an important source of history. The changing nature of a city or a particular location can be traced through a map. तो आप लोग ने नोटिस किया कि पहले जो बॉम्बे का मैप था ये क्या था? सिर्फ 7 आइलैंड्स का बना था, मतलब सब आइलैंड्स का बना था। धीरे धीरे, मतलब 10 20 30 साल के बाद क्या होने लगा? ये सब आइलैंड्स क्या होने लगे? ज्वाइन होने लगे। ठीक है, ये आइलैंड्स कैसे ज्वाइन होने लगे? यहाँ पे कंक्रीट हम लोग ने कंप्लीटली भर दिया सी में, जिससे क्या हो गया? बॉम्बे का मैप कंप्लीटली क्या हो गया? चेंज हो गया। वैसे नेक्स्ट क्या है? द सर्वे ऑफ इंडिया वॉज एन इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट established during the British period through scientific methods of survey. अभी ये जो सर्वे है ये सिर्फ आपको बाउंड्री मैप नहीं बताता है, ये आपको एक एक लोकेशन का हाइट, मतलब
आपको मालूम है जो मलबार हिल का जो हाइट है ये क्या है, बहुत ऊपर के साइड पे है। जो भी क्या रहता था, ये सब हम लोग को टोपोग्राफी मतलब हम लोग को एक एक एरिया का हाइट कितना है ये सब के बारे में क्या बताता था, इंफॉर्मेशन बता रहा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्वे बोलते हैं। थ्रू साइंटिफिक मेथड्स ऑफ सर्वे दे आर क्रिएटेड मैप्स ऑफ इंडिया, वेरियस प्रोविंसेस ऑफ इंडिया। अभी वेरियस प्रोविंसेस जैसे कि हैदराबाद था, हैदराबाद के बाद कैलकाटा था, तो ये सब के बारे में ये लोग क्या करने लगे, डिटेल्ड मैप बनाने लगे। सिमिलरली द प्लान्स डिजाइन्ड बाय आर्किटेक्ट्स प्रूव इंपॉर्टेंट फ्रॉम द व्यू ऑफ स्टडी ऑफ आर्किटेक्चर ऑफ अ बिल्डिंग। तो इधर क्या करने लगे, ये जो आर्किटेक्ट्स है ये क्या करने लगे, डिफरेंट बिल्डिंग्स। तो हम लोग ने कल ही देखा था जो मुंबई का जो एक एक बिल्डिंग का आर्किटेक्चर है, जो ब्रिटिश आर्किटेक्चर, ये हम लोग ने देखा था। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट क्या है, फॉर एग्जाम्पल द डिपार्टमेंट ऑफ मुंबई पोर्ट ट्रस्ट हैज अ ओरिजिनल प्लान ऑफ द बॉम्बे पोर्ट इंफॉर्मेशन अबाउट डेवलपमेंट ऑफ बॉम्बे सिटी। मतलब ये अभी मुंबई पोर्ट कहाँ पे है, अभी सपोज ये आपको मासगांव डॉक ये सब दिख गया तो हाँ, तो ये देखो अगर आप ऊपर के यहां से देखोगे तो आपको देखो यहाँ पे ये क्या है, एक सेकंड जरा रुको, ये क्या है, अपना डॉक रीजन है। अगर आप ये रीजन देखोगे, जरा एक सेकंड, हाँ, ये जो रीजन है, ये जो इधर इमेज दिख रहा है ये क्या है, डॉक रीजन है। यहाँ पे क्या है, सारे जो शिप्स आते हैं, शिप का रिपेयर, शिप बिल्डिंग, ये सब एक्टिविटीज ये डॉक रीजन में होता है। तो अभी ये मुंबई पोर्ट रीजन कहाँ पे है, ये मुंबई पोर्ट रीजन है सबसे नीचे के पार्ट में। आप ध्यान से जरा देखो, यहाँ पे आपको डॉकयार्ड रोड दिखेगा, दिख रहा है सबको, एक सेकंड रुको। हाँ, तो देखो ये जो रीजन आपको दिख रहा है सबको, यहाँ पे डॉकयार्ड रोड दिख रहा है। हेलो, हाँ, तो ये रियर रोड से लेके कहाँ तक है, नीचे तक। मतलब ये रियर रोड से लेके आपको कहाँ तक दिखेगा, ये छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, ये जो एरिया है ये क्या है, डॉक रीजन है। यहाँ पे आपको बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट ये सब मिलेगा। अभी बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट क्या है, इसमें मुंबई का जो मैप का जो रीजन, मतलब मुंबई का जो मैप्स है ये सब आपको कहाँ मिलेगा, बॉम्बे पोर्ट में मिलेगा। और ये जो एरिया है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉम्बे पोर्ट रीजन बोलते हैं। ये रियर रोड से छत्रपति शिवाजी टर्मिनस यहाँ तक है। ठीक है, तो जरा एक बार वो जरा गो थ्रू करो पैराग्राफ, जरा रीड करो टेक्स्ट बुक में। अगर आप कोई भी इमेजेस जेरोक्स कॉपी कैसे करते हैं हम लोग, कोई भी इमेज सपोज एक आपको एक डॉक्यूमेंट दी है, तो जेरोक्स करते तो क्या होता है, पूरा जो इमेज है वो क्या होता है, ब्लैक एंड व्हाइट में आता है। तो ये कैसे होता है, इमेज को ट्रेस करके आता है, मतलब वो अल्फाबेट्स को क्या करते हैं, वो ट्रेस करते हैं। समझ रहे, ट्रेस का मतलब क्या, जेरोक्स कॉपी, इन शॉर्ट जेरोक्स कर रहे कोई भी चीज का। सेकंड वाला जो पार्ट है, सेकंड वाला पार्ट क्या है, ओरल सोर्सेस। अभी हम लोग ने इसके पहले क्या देखा था, रिटर्न सोर्सेस देखा था। अभी रिटर्न सोर्सेस क्या है, एक डॉक्यूमेंट लगता है, रिटर्न सोर्सेस को क्या लगता है, एक डॉक्यूमेंट लगता है। ओरल सोर्सेस मतलब क्या, कि हम लोग हिस्ट्री को ओरली रिसाइट कर रहे हैं। अभी ओरली रिसाइट करने का तीन चार एग्जाम्पल क्या रहेगा, आइदर मैं क्या करता हूं, एक स्टोरी बोलता हूं कोई इवेंट का। दूसरा क्या है, मैं पोएम के थ्रू किसी को समझा सकता हूं। ओके, ये दो मेन सोर्सेस है। ओरल सोर्सेस मतलब क्या, स्टोरी, मतलब आप बोल के कोई चीज को या फिर इवेंट को एक्सप्लेन कर रहे हो, इसको क्या बोलते हैं, ओरल सोर्सेस। या फिर हम लोग कोई इवेंट का क्या करते हैं, पोएम बनाते हैं। एक अच्छा एक एग्जाम्पल क्या रहेगा, सपोज देखो कोई भी सपोज एक इवेंट, जैसे कि एक वॉर हुआ, और वो वॉर में एक सपोज एक किंग क्या हो गया, वो वॉर जीत लिया। तो उनके दरबार में क्या होता है, बहुत सारे पोएट्स क्या करेगा, वो जो किंग है उसको प्रेस करेगा, किसके फॉर्म में, एक पोएम बना के क्या करेगा,
वो राजा का क्या करेगा, तारीफ करेगा। वैसे हम लोग के एंसेस्टर्स के जो बड़े बड़े काम थे, या फिर उन लोग ने जो तभी के जमाने में उनका जो इम्पोर्टेंट सोर्स था, मतलब जैसे कि वो लोग बहुत अमीर थे या फिर उनके बहुत सारा प्रॉपर्टी था, ये हम लोग किसके फॉर्म में बताते, स्टोरी या फिर किसके फॉर्म में बताते, पोएम के फॉर्म में बताते। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ओरल सोर्सेस के बारे में देखेंगे। तो ओरल सोर्सेस में सबसे पहले क्या है, सबसे पहले है इंस्पिरेशनल सॉन्ग्स। ओके, अभी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ फ्रीडम मूवमेंट वेरियस इंस्पिरेशनल सॉन्ग्स वेर कंपोज्ड। At present, some of these songs are available in written form, but there are many other unpublished inspirational songs memorized by freedom fighters. अभी देखो, आपको इंस्पिरेशनल सॉन्ग्स में आपको बहुत सारे एग्जांपल्स, जैसे कि देखो एक जो एग्जांपल रहेगा, तो इधर मैं जरा एक सेकंड आप लोग को दिखा देता हूँ, एक सेकंड रुको, आप लोग ने गाना सुना भी रहे। तो देखो ये जो इंस्पिरेशनल सॉन्ग्स है, ये इंस्पिरेशनल सॉन्ग्स किस में हेल्प करते हैं, कोई भी सेंस में। देखो जैसे कि सपोज कोई भी बैटल, सपोज कोई भी एक ग्रुप है, एक बैटल सपोज लूज किया, क्या हो गया, एक बैटल लूज किया, तो क्या होता है, उनका जो मोराल रहता है ये क्या हो जाता है, डाउन होता है। मतलब अगर आप सपोज क्या होते हो, सपोज आप कोई गेम में हार जाते हो, तो आपको क्या होएगा, ऐसा बुरा फील होता है कि आप क्यों गेम में हार गए। तो ये इंस्पिरेशनल सॉन्ग्स क्या करता था, ये इंस्पिरेशनल सॉन्ग्स एक काइंड ऑफ मोटिवेशन लाता था। किसमें, सोल्जर्स किसमें लाता था, या फिर जो फ्रीडम फाइटर्स है जो कंटिन्यूसली अपने फ्रीडम के लिए फाइट कर रहे हैं, उनका क्या करता था, ये इंस्पिरेशनल सॉन्ग्स उनका मोटिवेशन बढ़ा देता था। तो ये लोग क्या करते थे, ये गाना कंटिन्यूसली क्या करते रहते थे, गाते रहते थे, गाते रहते थे। जिससे क्या होता था, उन लोग सपोज कोई बैटल हार भी गया, वो लोग नेक्स्ट बैटल के लिए क्या करते थे, प्रिपेयर करते थे। तो ये इंस्पिरेशनल सॉन्ग्स एक फॉर्म ऑफ मोटिवेशन में हेल्प करता था। Through these inspirational songs, we can get information about the conditions during pre-independence period and also the spirit behind the freedom struggle could be understood. मतलब देखो फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत सारे बैटल्स हुए, बहुत सारे जो बैटल्स थे क्या होने लगे, हम लोग लूज करने लगे। जैसे कि 1857 का जो इंडिपेंडेंस का बैटल था, ये क्या हो गया, हम लोग इंडियंस बहुत बुरे तरह ये लूज किया। वैसे ही बहुत सारे बैटल्स थे, सिर्फ 1857 का ही नहीं, वैसे बहुत सारे स्ट्रगल्स, रिवॉल्यूशन क्या होने लगे, हम लोग ब्रिटिश के अगेंस्ट क्या करने लगे, 1857 से लेके 1947 तक कंटिन्यूसली फाइट करते रहने लगे। लेकिन हम लोग के जो फ्रीडम फाइटर्स थे, ये कभी हार नहीं माने। इसका रीजन क्या है, ये इंस्पिरेशनल सॉन्ग्स एक फॉर्म ऑफ मोटिवेशन उनको देने लगा, कि उन लोग अगर कोई बैटल हार भी गया, उनको क्या आने लगा, मोटिवेशन आने लगा। तो ये हम लोग को, ये जो इंस्पिरेशनल सॉन्ग्स है, ये हम लोग को ये जो पीरियड है 1857 से लेके 1947 तक, हम लोग के फ्रीडम स्ट्रगल में क्या क्या नया चेंजेस आने लगा, कौन कौन नए मतलब फ्रीडम फाइटर्स थे, इसके बारे में ये इंफॉर्मेशन किससे मिलने लगा, इंस्पिरेशनल सॉन्ग्स के थ्रू हम लोग को मिलने लगा। तो ये गाना तुमने सुना रहेगा, ए वतन के लोगों जरा आंखों में भर लो पानी, ये तुम लोग ने सुना रहेगा ये गाना के बारे में। तो ये गाना क्या है, ये एक इंस्पिरेशनल सॉन्ग है, जो क्या करने लगा, ये जो फ्रीडम फाइटर्स है और जो कॉमन पीपल है तभी के जमाने के, उनको क्या करने लगा, फ्रीडम के लिए मोटिवेट करने लगा। ठीक है, तो जरा ये पैराग्राफ एक बार कर लो, फिर हम लोग नेक्स्ट वाले में जाएंगे।
हाँ बोलो ना। नहीं, मैं सिर्फ बता रहा था यहाँ पे बैटल, कितना बैटल्स हुआ करते। तो सबसे पहला जो हुआ 1857, उसके बाद 1947 तक कंटिन्यूसली क्या था, स्ट्रगल्स था। तो ये एक बैटल नहीं, बहुत सारे बैटल्स के बाद क्या होने लगा, हम लोग को फ्रीडम मिला। तो ये बैटल्स के लिए कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन कौन देने लगा, ये जो इंस्पिरेशनल सॉन्ग्स होते हैं, बस मेरे को वो समझाने का था। मेरा पैराग्राफ पढ़ो, फिर हम लोग सेकंड वाले पार्ट पे जाएंगे, पोवाड़ा वाला। ओके, हम लोग ने फर्स्ट देखा इंस्पिरेशनल सॉन्ग, अभी सेकंड है पोवाड़ा। अभी ये पोवाड़ा क्या है, ये एक्चुअली एक फॉर्म ऑफ मराठी पोएम है। मतलब ये चालू कब हो गया, छत्रपति शिवाजी महाराज के टाइम से। ओके, अराउंड वो टाइम से, शिवाजी महाराज के टाइम से ये क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। अभी ये एक्चुअली क्या है, ये हम लोग को कोई भी बैटल, ठीक है, ये जो पोवाड़ा है, ये कोई भी बैटल या फिर कोई इंपॉर्टेंट इवेंट के बारे में, ओके, कोई इंपॉर्टेंट इवेंट के बारे में क्या करने लगा कि शिवाजी महाराज के जो दरबार में बहुत सारे पोएट्स थे। ये पोएट्स क्या करते थे, ये बैटल या फिर ये इंपॉर्टेंट इवेंट को डिस्क्राइब किसके फॉर्म में करते थे, इसको डिस्क्राइब करते थे पोएम के फॉर्म में। इसको डिस्क्राइब किस में करते थे, पोएम के फॉर्म में डिस्क्राइब करते थे। ओके, अभी ये पोएम, तो इसके बारे में जरा डिस्कशन करते हैं। पोवाड़ा इज अ सोर्स ऑफ गेटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट हिस्टोरिकल इवेंट्स और द वर्क ऑफ अ पर्सन। मतलब शिवाजी महाराज के डिफरेंट बैटल्स, उन्होंने जो जो बैटल्स जीते हैं आदिल शाह और निजाम शाह के अगेंस्ट, फिर जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए जैसे कि तभी कोई फ्लड्स हुए या फिर कोई ड्रॉट या फैमाइन हुआ, इसके बारे में हम लोग को इंफॉर्मेशन किससे मिलता है, ये पोवाड़ा, ये क्या है, एक मराठी पोएम का फॉर्म है। देयर आर वेरियस पोवाडास कंपोज्ड ऑन फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857, वेलर ऑफ रेवोल्यूशनरीज ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। वेलर का मतलब क्या है, वेलर का मतलब है प्राउड मोमेंट। ओके, वेलर का मतलब क्या है, प्राउड मोमेंट। मतलब ये रेवोल्यूशनरीज के ब्रेवरी के बारे में, वेलर का दूसरा मतलब क्या है, ब्रेवरी, ब्रेवरी, करेज। इसके बारे में हम लोग को क्या मिलता था, इंफॉर्मेशन मिलता था। ठीक है, बैटल मतलब हम लोग के 1857 में क्या हो गया, एक फ्रीडम स्ट्रगल हो गया। इसके बारे में इंफॉर्मेशन हम लोग किससे मिलता है, पोवाड़ा से। तो ये पोवाड़ा हम लोग को क्या बताता है, ब्रेवरी एंड करेज ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स। तो ये फ्रीडम फाइटर्स कैसे बिना डरे ये ब्रिटिश के अगेंस्ट फाइट करने लगे बाय यूजिंग, देखो अभी ब्रिटिश के, देखो अभी प्रॉब्लम क्या हुआ था, हम लोग ये पहला बैटल हारे क्यों, रीजन क्या था, सबसे पहले कि जो ब्रिटिश आर्मी था उनके पास हथियार अच्छे थे, जैसे कि कैनन्स थे उनके पास, गन्स थे। लेकिन हम लोग के जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनके पास सिर्फ स्वर्ड्स था। लेकिन स्टिल, इसके बावजूद भी ये जो फ्रीडम फाइटर्स है बिना डरे क्या करने लगे, ब्रिटिश को अटैक करने लगे बिना कोई डर के। तो ये सब इंफॉर्मेशन हम लोग को ये पोवाड़ा बताता है। These povadas were used to create motivation and spirit among the people. अभी क्या होता था, ये बैटल हार गया, आप कोई भी बैटल हार जाते हो तो आपको क्या फील होता है, एक डाउन फील होता है, मतलब बहुत बुरा फील होता है कि आप वो बैटल हार गए। लेकिन ये पोवाड़ा क्या करता था, एक सेंस ऑफ मोटिवेशन लाता था। किसमें, जो फाइटर्स है या फिर जो रेवोल्यूशनरीज है, जो नया बैटल करने को रेडी हो रहे, इनके इसमें क्या आने लगा, मोटिवेशन लाने लगा।
ये सॉन्ग्स क्या करने लगे, मोटिवेशन लाने लगे। नेक्स्ट, apart from freedom movement, the povadas were composed based on the work of Satya Shodhak Samaj for awakening among the oppressed classes. अभी ये oppressed classes कौन है, जैसे कि दलित थे, शूद्र कास्ट के थे। अभी ये लोग को क्या था, ये लोग को सोसाइटी में सबसे नीचे के इसमें कंसिडर करते थे। इनको कभी टेंपल में जाने नहीं देते थे, इनको किसी मतलब इनको एक सेपरेट एक एरिया में रहने को, इनको ब्राह्मण लोग के एरिया में अलाउड नहीं था। फिर बाद में इन लोगों को एडुकेशन अलाउड नहीं था, इनको अच्छे जॉब्स अलाउड नहीं थे। तो ये सब क्या होने लगा, प्रॉब्लम्स ये दलित लोग फेस करने लगे। लेकिन इनमें अवेकनिंग लाया। अवेकनिंग मतलब क्या, उनको बताया गया कि ये लोग के साथ गलत हो रहा है। ये किसने बताया, ये पोवाड़ा ने बताया। तो ये पोवाड़ा किसमें हेल्प करता था, ये पोवाड़ा ये दलित और शूद्रा लोग में एक अवेकनिंग लाया। अवेकनिंग मतलब क्या, इनको मालूम पड़ रहा था कि इनके अगेंस्ट क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। फिर द समयुक्ता मूवमेंट एंड अदर सच इवेंट। ओके, तो ये एक बार रीड कर लो, फिर हम लोग नेक्स्ट वाले पार्ट में जाएंगे। ये शोधक समाज मतलब क्या है, ये एक्चुअली जो सोसाइटी में जो गलत हो रहा है, मतलब सोसाइटी में जो गलत हो रहा है उसके अगेंस्ट ये सोसाइटी क्या करता था, फाइट करता था। जैसे कि पहले के जमाने में ना, वुमेन को जो वुमेन जो का वुमेन का जो है ना, उनको एडुकेशन अलाउड नहीं था, उनको सिर्फ घर के काम ये सब करना ही था। लेकिन फिर धीरे धीरे करके ये सत्याशोधक जो समाज है, ये क्या करने लगा, ये इनको बताने लगा कि ये लोगों को इक्वल राइट्स है। इक्वल राइट्स मतलब ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, मतलब इनको अगर कोई जॉब करना है तो ये लोग कर सकते हैं। इनको ऐसे नीचे मतलब सेपरेट रहने का जरूरत नहीं है। तो ये दलित और शूद्र लोग को बहुत प्रॉब्लम होता था बहुत पहले। फिर ये सत्य शोधक समाज क्या करता था, इनके लिए फाइट करता था। कोई भी इसमें कोई भी मतलब जैसे कि इनको अगर जॉब्स चाहिए या फिर इनके अगेंस्ट कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो ये सत्य शोधक समाज क्या करता था, उनके अगेंस्ट क्या करता था, फाइट करता था। हाँ, ओके, अभी हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे जाएंगे। अब ये नेक्स्ट पार्ट हम लोग का लास्ट रहेगा। तो अभी जो नेक्स्ट वाला पार्ट है, ये है ऑडियो वीडियो एंड ऑडियो विजुअल सोर्सेस। वीडियो, ऑडियो एंड ऑडियो विजुअल सोर्सेस। अभी इसका क्या यूज है, तो देखो, कोई भी जो इवेंट हुआ, हम लोग अभी सपोज कोई पुराने जमाने का मूवी देखते, जैसे कि वर्ल्ड वॉर का कोई फिल्म देखते, या फिर पर्ल हार्बर। दूसरा जैसे कि हम लोग का जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट का कोई मूवी है, ये सब किससे मिलता है, ये वीडियो, ऑडियो और ऑडियो विजुअल सोर्सेस। अभी पहले के इसमें क्या होता था मालूम है क्या, जो वीडियो सोर्सेस रहते थे, ये कैसे रहता था, हम लोग कंटिन्यूसली फोटोज लेते रहते थे एक इवेंट का। तो इसको हम लोग कंटिन्यूसली देखो, जैसे कि आप लोग ने ये देखा रहेगा, अगर आपको ये याद रहेगा तो आपने ऐसा कुछ टेप देखा रहेगा, मतलब ऐसे टेप रहता है जिसपे क्या रहता है, कंटिन्यूसली क्या रहता है, इमेजेस रहता है। ये इमेजेस को क्या करते हैं उन लोग, रोल करके क्या बनाते, सिनेमा बनाते। तो इसमें क्या है, एक एक सेकंड का क्या करते हैं वो लोग, फोटो लेते हैं और इसको कंटिन्यूसली क्या करते हैं, एक लूप में प्ले करते हैं, जिससे क्या होता है, वीडियो बनता है।
ऑडियो सोर्सेस, अभी ऑडियो सोर्सेस क्यों इंपॉर्टेंट है? अभी पहले किसमें प्रॉब्लम क्या होता था मालूम है क्या? अगर सपोज कोई भी हम लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट हम लोग ने कुछ भी बोला, तो क्या होता था, वो एक प्रॉब्लम होता था। ब्रिटिश लोग क्या करते थे, ये ऑडियो सुन के क्या करते थे, वो जो फ्रीडम फाइटर या फिर रेवोल्यूशनरी उसको अरेस्ट करके कहाँ पे डालते थे, जेल में। तो जेल मतलब हम लोग ने ऑलरेडी एक जेल के बारे में पढ़ा है, सेल्यूलर जेल जो अंडमान निकोबार में है। तो ऑडियो में ये लोग क्या करते थे, इसको सीक्रेटली टेप के फॉर्म में क्या करते थे, लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करते थे। तो ऑडियो से क्या होने लगा, बहुत लोगों को जो जैसे कि फ्रीडम फाइटर्स के जो स्पीचेस है, ये सब हम लोग किसके थ्रू मिलते हैं, ऑडियो के थ्रू मिलते हैं। ऑडियो विजुअल सोर्सेस, अभी ऑडियो विजुअल सोर्सेस का एक अच्छा एग्जांपल क्या रहेगा, मूवी, सिनेमा। अभी ऑडियो देखो, अभी सिनेमा में क्या होता है, एक ऑडियो या फिर एक वीडियो प्ले होते रहता है, जिसके बैकग्राउंड में क्या होता है, म्यूजिक या फिर ऑडियो या फिर डायलॉग प्ले होता है। तो वीडियो, ऑडियो और ऑडियो विजुअल में कोई मतलब कोई डाउट है किसी को? ठीक, चलो अभी नेक्स्ट वाला देखेंगे, फोटोग्राफ। सबसे पहले इसमें आता है फोटोग्राफ। अभी ये जो फोटोग्राफ्स है, ये फोटोग्राफ्स किसका सोर्स है, वीडियो का सोर्स है, ठीक है। अभी फोटोग्राफ्स आर विजुअल सोर्सेस ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। मतलब अभी ये फोटोग्राफ्स किसका रह सकता है, कोई फेमस आदमी जैसे कि गांधी जी का फोटो रह सकता है, कोई फ्रीडम फाइटर का फोटो रह सकता है, या फिर कोई पर्टिकुलर इवेंट, इसका फोटोज रह सकता है। तो फोटोग्राफ्स बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ विजुअल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ये फोटोग्राफ्स क्या है, एक प्रूफ देता है कि ये इवेंट सच में हिस्ट्री में हुआ है। फिर with the discovery of art of photography, photographs of various persons, अब ये various persons कौन हो सकते हैं, किंग्स हो सकते हैं, पॉलिटिकल पर्सन्स हो सकते हैं, या फिर फ्रीडम फाइटर्स, इनका फोटोग्राफ्स। फिर नेक्स्ट क्या है, इवेंट्स, ऑब्जेक्ट्स, स्ट्रक्चर्स, प्लेसेस वेयर क्लिक। मीटिंग एंड हुआ, वापस सेम लिंक से ज्वाइन कर लेना, ठीक है, सेम लिंक से ज्वाइन कर लो। पॉलिटिकल पर्संस, फ्रीडम फाइटर्स। और ये फोटो किसके फॉर्मेट में रहता था, ये फोटो रहता था ब्लैक एंड व्हाइट फॉर्मेट में, मतलब BW फॉर्मेट, ठीक है। तो पहले के जमाने के जो इमेजेस थे, ये क्या है, BW फोटोग्राफ्स है, मतलब ब्लैक एंड व्हाइट इमेजेस है। ओके, तो इसका जरा मैं आपको एग्जांपल देता हूं, इधर जरा फोटोज दिखाता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो अभी देखो यहाँ पे हम लोगों को क्या दिया है, सारे फोटोज दिए हैं। तो आपको नोटिस होएगा ये ज्यादा करके जो फोटोज है क्या है, सब ब्लैक एंड व्हाइट फोटोज है। तो तभी के जमाने में कलर फोटोग्राफी नहीं होता था, सब कैसे इमेजेस थे, सब BW इमेजेस थे। वैसे यहाँ पे देखो, नेक्स्ट वाला जो है, देखो ये सब इमेजेस आपको नोटिस हो रहा है क्या है, BW इमेजेस है, ब्लैक एंड व्हाइट। तो पहले के जमाने में क्या होता था, कलर फोटोग्राफी नहीं रहता था, ज्यादा करके लोग पेंटिंग्स बनाते थे। जो भी फ्रीडम फाइटर थे उनके क्या पेंटिंग्स बनाते थे। मोस्ट ऑफ द फोटोग्राफ्स लेकिन क्या होते थे, कौन से कलर के थे, BW फोटोग्राफी था। अभी ये फोटोग्राफी सिर्फ पर्सन्स के रिलेटेड नहीं है, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। अभी स्ट्रक्चर्स मतलब क्या, तभी के जमाने में क्या रहता था, फोर्ट्स रहता था, फोर्ट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। तो ये फोर्ट्स का फोटो, फिर डिफरेंट बिल्डिंग्स, पैलेसेस, फिर ताजमहल, ये सब का जो भी फोटोज है, ये सब क्या है, हिस्ट्री, हिस्टोरिकल एविडेंसेस है। मतलब ये हम लोग को हिस्ट्री का प्रूफ देता है कि ये सब चीजें हुए थे पहले। अभी नेक्स्ट क्या है, इन केस ऑफ medieval पीरियड देर आर पेंटिंग्स अवेलेबल दैट डिपिक्ट द physical features of a person
और विजुअल डिस्क्रिप्शंस ऑफ पर्टिकुलर इवेंट। अभी ये फोटोग्राफी कब चालू हो गया? 9 मतलब एग्जैक्टली चालू कब हो गया? एक सेकेंड। तो ये फोटोग्राफी एग्जैक्टली चालू कब हो गया? 19th सेंचुरी में। ठीक है, ये फोटोग्राफी कब चालू हुआ? 19th सेंचुरी। इसके पहले जो फेमस किंग्स, पॉलिटिकल पर्सन और फ्रीडम फाइटर्स थे, उनका क्या बनाया जाता था? कलर पेंटिंग्स, या फिर हम लोग को क्या बताया जाता था? पोर्ट्रेट्स बनाते थे। तो फोटोग्राफी के पहले क्या होता था? फोटोग्राफी के पहले कलर पेंटिंग्स और पोर्ट्रेट्स हुआ करते थे। फिर नेक्स्ट क्या है? ऑफ अ पर्सन और विजुअल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ पर्टिकुलर इवेंट। मतलब इनको अगर कोई बैटल या फिर वॉर का इमेज बताना है, तो ये लोग क्या करते थे? उसको पेंटिंग के फॉर्मेट में बताते थे। नेक्स्ट क्या है? कंपैरेटिवली फोटोग्राफ्स आर कंसिडर्ड टू बी मोर रिलायबल। अभी पेंटिंग्स क्या है? कोई भी बना सकते हैं, मतलब आप में से कोई बनाएगा तो भी किसको रियल नहीं लगेगा। लेकिन फोटोग्राफ्स क्या है? फोटोग्राफ्स वो इवेंट को एग्जैक्टली कैप्चर करता है। इसीलिए फोटोग्राफ्स जो है, ये क्या है? एक एक्चुअल प्रूफ है एज कंपेयर टू क्या? कलर पेंटिंग्स। फिर द फोटोग्राफ ऑफ अ पर्सन गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट फिजिकल फीचर्स, ड्रेसिंग स्टाइल। ओके, क्या बताता है? फिजिकल फीचर, जैसे कि अभी शिवाजी महाराज का जो भी आपको फोटोज दिखेगा, मतलब जो भी पोर्ट्रेट्स दिखेगा, आपको कैसे दिखेगा? शिवाजी महाराज को क्या है? एक बियर्ड है। ज्यादा करके जो भी इमेज शिवाजी महाराज का दिखेगा, उसमें क्या दिखेगा? शिवाजी महाराज को क्या है? एक बियर्ड है। उसके बाद शिवाजी महाराज को जो क्लोथिंग है, क्या रहता है? उनके सर पे क्या रहेगा? उनके सर पे एक कैप जैसा कुछ तो रहेगा। और फिर उन लोग क्या करते हैं? कुर्ता जैसा काइंड ऑफ कुछ तो पहनते हैं। वैसे ही जो मुगल एम्परर्स है, मुगल एम्परर्स कोई भी क्राउन नहीं पहनते थे। ये लोग क्या करते थे? एक उसके ऊपर एक स्कल कैप पहनता था, और साथ ही साथ उन लोग क्या करते थे? एक कुर्ता पहनते थे। तो ये सब हम लोग को मालूम कैसे पड़ रहा है? ये सब हम लोग को पेंटिंग्स के थ्रू हम लोग को मालूम पड़ रहा है। Photograph of an event gives a visual image of the event, whereas photograph of an object or a structure helps in understanding its nature. तो अभी एक सबसे एक फेमस इवेंट हुआ था जर्मनी में। तो जर्मनी में पहले क्या होता था? प्लेन्स नहीं होते थे, पहले एयर बलून्स हुआ करता था। तो देखो, ये एक इवेंट है, हाइजेनबर्ग करके है। जरा एक सेकेंड। ये पहले जर्मनी में एयर ट्रांसपोर्ट ये एयर बलून्स के इसमें होता था। तो ये एयर बलून्स हाइड्रोजन गैस से फिल्ड थे। ठीक है, ये जो एयर बलून है, हाइड्रोजन गैस से फिल्ड था। अभी हाइड्रोजन जो है, ये क्या है? लाइटर है, एयर से बहुत हल्का है। तो लेकिन इसका एक प्रॉब्लम क्या आता है? ये एक एक्सप्लोसिव था। मतलब अगर इसको एयर के इसमें रिएक्ट किया तो ये एक्सप्लोड होता था। तो देखो, ये जो इवेंट है, ये क्या है? एक फोटोग्राफ के थ्रू कैप्चर्ड है, जिसके कारण हम लोग को ये मालूम है कि ये जो इवेंट हुआ है, ये क्या है? सच में हुआ है करके। तो फोटोग्राफ्स हम लोग को क्या बताता है? फोटोग्राफ्स हम लोग को कोई भी इवेंट सच है या झूठ, इसके बारे में हम लोग क्या बताता है? इंफॉर्मेशन बताता है। तो ये जो इवेंट हुआ था, ये हुआ था जर्मनी में हुआ था। और ये जो एयर बलून का नाम है, ये क्या है? हाइडेनबर्ग या फिर हिंडनबर्ग बोलते हैं इसको। तो जरा फोटोग्राफ्स को जरा पैराग्राफ रीड करो, कुछ भी डाउट रहेगा पूछ सकते हो। अभी नेक्स्ट वाला जो पार्ट है, नेक्स्ट वाला पार्ट इज रिकॉर्डिंग्स। अभी रिकॉर्डिंग्स क्या है? ये एक ऑडियो का फॉर्मेट है। हम लोग ने फोटोग्राफ्स देखा था, फोटोग्राफ्स क्या है? वीडियो फॉर्मेट है। रिकॉर्डिंग्स क्या है? ऑडियो फॉर्मेट। अभी ये रिकॉर्डिंग्स
किसका रहता था? ये रिकॉर्डिंग्स रहता था स्पीचेस का, जो स्पीचेस बोलते थे फेमस पर्सनालिटीज, या फिर कोई सॉन्ग कंपोज किया था। अभी एक फेमस सॉन्ग क्या है? जन गण मन। ये किसके फॉर्म में था? एक रिकॉर्डिंग के फॉर्म में था। गाया किसने था ये? रविंद्रनाथ टैगोर ने। ओके, ये क्या है? एक रिकॉर्डिंग के फॉर्म में ये पूरा जो गाना है ये क्या हो गया? सेव किया गया। वैसे चलो ये रीड करते हैं। द डिस्कवरी ऑफ टेक्निक ऑफ रिकॉर्डिंग was also as important as photography. During modern period, speeches of leaders or important personalities, songs are available in the form of recordings. They can be used as a source of history. For example, national anthem Jana Gana Mana, sung by Rabindranath Tagore himself, or the speeches of Subhash Chandra Bose, can be used as an audio source for the study of history of modern India. इसमें कुछ ज्यादा नहीं, आपको रिकॉर्डिंग्स में क्या क्या रहता है वो बस याद रखना है। स्पीचेस और सॉन्ग, और एक फेमस सॉन्ग क्या है? नेशनल एंथम ऑफ आवर कंट्री, दैट इज जन गण मन। इसने सिंग किया रविंद्रनाथ टैगोर। स्पीचेस किसके? सुभाष। स्पीचेस किसका है? ओके, तो हम लोग ने अभी ऑडियो और वीडियो वाला किया। अभी नेक्स्ट आता है ऑडियो विजुअल। और ऑडियो विजुअल का एग्जाम्पल क्या है? फिल्म्स। अभी फिल्म्स क्या है? फिल्म्स हम लोग को इवेंट को रिलीव करने में हेल्प करता है। मतलब हम लोग सपोज वो इवेंट के टाइम प्रेजेंट नहीं थे, लेकिन हम लोग कोई भी फिल्म देखने से हम लोग को ऐसे लगता है कि हम लोग वो इवेंट रियलिटी में देख रहे हैं। तो ये जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये डिस्कवरी है मॉडर्न टेक्नोलॉजी का। इंडिया में सबसे पहले इसके बारे में काम किसने किया? दादा साहेब फल्के ने। ओके, इंडिया में जो फिल्म का जो टेक्नोलॉजी था इसके बारे में कौन सबसे पहले वर्क करने लगा? दादा साहेब फल्के। और ये कब हुआ? 1930 में। तो जो कुछ फेमस जो फिल्म्स है जो हम लोग को इवेंट कैप्चर करा, ये इवेंट्स कौन कौन से हैं? एक है सॉल्ट सत्याग्रह, दांडी यात्रा, क्विट इंडिया मूवमेंट। ये सब क्या है? ऑडियो विजुअल फॉर्मेट के फॉर्मेट में है। मतलब अगर आप चाहे तो ये आपको सपोज दांडी मार्च का आपको कोई क्लिप देखना है तो आपको ये अभी भी मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो है इसको उन लोग ने ऑडियो विजुअल फॉर्मेट के फॉर्मेट में क्या किया? कैप्चर किया। थ्रू दीज फिल्म्स द इवेंट्स कुड बी सीन इन रियलिटी। इसका मतलब क्या है? ये इवेंट भले ही 100 साल पहले हुआ हो, लेकिन हम लोग उसको अभी भी देख सकते हैं। इसका मतलब हम लोग वो इवेंट में लाइव जा सकते हैं। हम लोग को इसका कोई जरूरत नहीं कि हम लोग को 100 साल पहले जाना पड़ेगा। ये फिल्म्स क्या करता है? हम लोग को कोई भी इवेंट एट द मोमेंट दिखाता है। तो ये हो गया फिल्म्स के बारे में। अभी आता है लास्ट पैराग्राफ। तो लास्ट पैराग्राफ में हम लोग को क्या बताया है कि 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ हिस्ट्री है। एक क्या है? एंशियंट हिस्ट्री, एक क्या है? मिडिवल हिस्ट्री, एक है मॉडर्न हिस्ट्री। तो इंडिया का जो मॉडर्न हिस्ट्री का जो पीरियड है, मतलब पूरा जो इंफॉर्मेशन है, ये क्या है? बहुत आपको मिलेगा। मतलब इसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको बहुत मिलता है। लेकिन जो ओल्ड है जैसे कि एंशियंट और मिडिवल हिस्ट्री है, इसके बारे में आपको ज्यादा मतलब क्या है? मिलता नहीं है। रीजन क्या है? क्योंकि हम लोग को इसके बारे में ज्यादा आर्कियोलॉजिकल नॉलेज और हम लोग को इसके बारे में बहुत आर्कियोलॉजी सब करना पड़ेगा। लेकिन जो भी हम लोग का एंशियंट जो भी ऑब्जेक्ट्स, आर्टिफैक्ट्स, कॉइन्स,
या फिर कुछ स्क्रिप्ट्स और ये सब है, ये सब स्टैच्यूज या फिर एडिक्स, पेंटिंग्स, ये सब अभी भी क्या है, प्रिजर्व्ड है। मतलब इसको अभी भी क्या किया है, संभाल के रखा है म्यूजियम्स में। फिर इसको हिस्टोरिकल या फिर हेरिटेज साइट ऐसा बना के रखा है, जिससे क्या होता है, ये जो आर्कियोलॉजिकल जो चीजें हैं ये क्या है, अभी भी प्रिजर्व्ड है। और ये आर्कियोलॉजिकल जो चीजें हैं ये हम लोग को हमारे रिच एंशियंट ट्रेडिशन, इसके बारे में क्या देता है, नॉलेज देता है।